हीराखंड एक्सप्रेस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए दौड़ रही थी। खटर-खट के संगीत से ताल मिलाते हुए पेड़ पौधे, मील के पत्थर, बिजली के खंभे, पहाड़ पर्वत सभी ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। मानो सारी पृथ्वी ट्रेन के यात्रियों को पीछे छोड़कर भाग रही हो। खोरधा स्टेशन में साधारण डिब्बे में भीड़ बेहद बढ़ गई थी। भीड़ में से एक दुबली पतली कमजोर बूढ़ी औरत, जो जगन्नाथ धाम से 1 मास का कार्तिक व्रत समाप्त करके लौट रही थी, खोरधा स्टेशन में चढ़ी। वृद्धा की थकी हुई आंखें बैठने के लिए थोड़ी जगह तलाशने लगी। कहीं भी उन्हें खाली जगह नजर नहीं आई। खड़े होकर यात्रा करना उस वृद्धा के लिए काफी कठिन था। ये बात उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। वृद्धा के कंधे में लटका हुआ एक पुराना थैला सामने बैठे एक युवक को सिर पर झूल रहा था। बीच बीच में वह थैला युवक के सिर से हल्का हल्का टकराता था। उस थैले को वहां से हटाने के लिए युवक वृद्धा को बार बार ताकीद कर रहा था। थकावट के कारण उनका बदन कांपने लगा। वृद्धा को अपने पास बैठाने के लिए कोई भी सहयात्री तैयार नहीं था। वृद्धा की नज़र सूरत से लौट रहे अर्धशिक्षित अशिक्षित 4-5 युवकों पर पड़ी जो ताश खेल रहे थे। वे सूरतपुरी एक्सप्रेस से संबलपुर होते हुए आकर भुवनेश्वर में उतरे थे। फिर वहां से कोरापुट जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस में आ बैठे थे। उनके पास बैठने के लिए थोड़ी जगह मिलने की संभावना थी, किंतु वे युवक उस वृद्धा को अपने पास बैठना चाह नहीं रहे थे। ताश खेलने वाले युवकों के पास एक युवती बैठी हुई थी। वृद्धा की पीड़ा और व्याकुलता को भली भांति महसूस कर पा रही थी। युवती ने एक बार वृद्धा के चेहरे को देखने के बाद ताश खेलने वाले युवकों के चेहरों पर निगाह डाली। वे सब ताश खेलने में मशगूल थे। उन्हें अपने खेल में किसी और का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे खेल रहे थे, हंस रहे थे और पास में बैठी युवती के सौंदर्य को कनखियों से देखने का आनंद ले रहे थे। ट्रेन निराकारपुर स्टेशन पार कर चुकी थी। भीड़ में वृद्धा की पीड़ा काफी बढ़ गई थी। युवती ने फिर एक बार वृद्धा के व्याकुल और पीड़ित चेहरे को देखा। बैठी हुई युवती और खड़ी हुई वृद्धा के बीच अटाची को रखकर उस पर चादर बिछाकर युवक ताश खेल रहे थे। वृद्धा के चेहरे की ओर अपलक नजरों से निहारते हुए युवती कुछ सोचने लगी। सोचते हुए किसी एक निर्णय पर पहुंचने के बाद उसके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। उसने वृद्धा को आमंत्रण देते हुए कहा, मौसी, आप यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। युवती की उदारता को देखकर ताश खेलने वाले युवकों के मन में गुस्से का वातावरण फैल गया। युवकों ने एक दूसरे के चेहरों को देखा, फिर युवती पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एक युवक ने दूसरे युवक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, साली, उदारता का ज्यादा दिखावा कर रही है। एक दूसरे युवक ने युवती को ऊंची आवाज में सुनाया, यहाँ बैठने के लिए जगह कहाँ है? बूढ़ी क्या हमारे सिर पर बैठेगी? उद्धरण चिन्ह। तीसरे युवक ने 2 युवकों का समर्थन करते हुए कहा, बूढ़ी को अंदर बिल्कुल आने मत दो, देखते हैं हमारा कौन क्या कर लेगा। कोट। वृद्धा ने युवती के पास जाने की प्रबल इच्छा जाहिर की, लेकिन युवकों के नकारात्मक मनोभाव को देखते हुए वृद्धा वहीं खड़ी रही। युवती ने वृद्धा को अपने पास बैठने के लिए फिर से निमंत्रित किया। वृद्धा साहस बटोरते हुए जब युवती के पास जाने को उद्यत हुई, तब युवकों ने उसे अंगुली दिखाते हुए कहा, ठहर जा बुढ़िया, हमारा खेल खत्म होने दो, हम ब्रह्मपुर में उतर जाएंगे, फिर आराम से बैठना। वृद्धा ने काफी दीनता भरी आवाज में अनुनय किया, हे बाबुओं, मैं भी ब्रह्मपुर तक ही जाऊंगी। कोट। ट्रेन दौड़ रही थी उसी पुरानी गति से। काफी देर खड़े रहने के कारण उस वृद्धा का थका हुआ और हल्का बदन ट्रेन के खटक संगीत के साथ ताल मिलाते हुए कांप रहा था। फिर से एक बार वृद्धा ने युवकों से विनती करते हुए कहा, हे बाबुओं, तुम लोगों के खेल में बाधा बिल्कुल नहीं उपजाऊंगी, मुझे जरा बैठने दो। उद्धरण चिन्ह। वृद्धा द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने से खेल की एकाग्रता नष्ट हो रही थी। एक युवक गुस्से में आकर कह उठा, ए डोकरी, पहले खेल खत्म हो जाने दे, फिर तेरे बैठने की बात सोचेंगे। कोट। वृद्धा और उस युवती के साथ चल रहे इस भिन्न किस्म के खेल का दूसरी तरफ आमने सामने बैठे एक युवक और प्रौढ़ खूब आनंद ले रहे थे। युवती ने तीसरी बार ताश खेल रहे युवकों से अनुरोध करते हुए कहा, मौसी को जरा बैठने दीजिए। कोट। तीसरी बार युवती का अनुरोध सुनने के बाद भी युवकों ने कोई उत्तर नहीं दिया। युवती समझ गई कि सारे युवक जानबूझकर उसके अनुरोध की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए उसने क्रोध भरी आवाज में कहा, यदि मौसी को मेरे पास आने नहीं देंगे तो मुझे अटाची को हटाना ही पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह।
उनमें से एक निर्दयी स्वभाव के हटे कट्टे काले युवक ने क्रूर नजरों से युवती को देखकर प्रतिवाद करते हुए कहा, ए छोकरी, यदि हटा सकती हो तो हमारी अटाची को एक बार हाथ लगा के तो देख। कोट। युवती भी छोड़ने वाली थोड़े ही थी। हाजिर जवाब वाली युवती ने उत्तर देते हुए कहा, फिर तुम क्या कर लोगे? ठीक है, देखो, मैं अभी तुम्हारी अटाची को यहाँ से हटाकर मौसी को बैठाऊंगी। ये कहते हुए युवती ने 2 अटाचियों पर फैलाई गई चादर को हटा दिया। चादर पर रखे हुए सारे ताश सरसराते हुए गिर पड़े। फौरन एक अटाची को सीट के नीचे धकेलकर युवती ने वृद्धा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए ले आई और बैठा दिया। गुस्सैल आवाज में युवकों ने ब्रह्मपुर की भाषा में बकना शुरू किया, ए छोरी, औरत जात में पैदा होकर मर्दों की तरह मर्दानगी दिखा रही है। रहने दे अपने पास यह मर्दानगी। ब्रह्मपुर स्टेशन आने दो, हम अपनी असली मर्दानगी दिखाएंगे। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने कटाक्ष के साथ ठहाके लगाते हुए कहा, ब्रह्मपुर स्टेशन में 4-5 युवक मिलकर एक लड़की पर जुल्म करते हुए भाग निकलने की योजना कौन सी मर्दानगी में गिनी जाएगी? धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी को। कोट। यद्यपि क्रोधित युवती के वाक्यबान से सारे युवक क्रुद्ध हो उठे थे, परंतु उनका स्टेशन नजदीक आने के कारण वे अपना अपना सामान समेटने में व्यस्त हो गए। दूसरों के झगड़े को देखने में सबको मजा आता है। अब तक दूसरे के झगड़े का मजा उठा रहे मामा और भांजा ये जानने के लिए उत्सुक थी कि अब परिणति क्या होने वाली है। लेकिन युवकों के नर्म पर जाने के स्वभाव को देखकर दोनों का मन फीका पड़ गया था। इस घटना का इतनी आसानी से समाधान हो जाएगा, इसका उन्हें पहले से अंदाजा नहीं था। युवती की इस तरह की हिम्मत को देखकर वे उसके चेहरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे थे। तब तक ट्रेन आकर ब्रह्मपुर स्टेशन में पहुंची। बेशर्म युवक कोई उत्तर दिए बिना ही उतर गए थे। युवकों के उतरने से पहले युवती ने उन्हें इतना ही कहा था, मुझे इसका खेद है कि आप लोगों के खेल में बाधा उपजी। ब्रह्मपुर स्टेशन में उस युवती ने वृद्धा का हाथ पकड़कर उन्हें प्लेटफॉर्म पर उतार दिया था। युवती के बैठने की सीट के पास सारी जगह खाली हो गई, तो दूसरी तरफ बैठे मामा और भांजा झटपट युवती की सीट के पास दौड़ आए और वहीं एक एक सीट अख्तियार करके बैठ गए। मामा और भांजा ये सोचकर मन ही मन खुश हुए कि उस युवती के पास बैठकर यात्रा करने से यात्रा आनंददायक होगी। मामा ने युवती से कहना शुरू किया, समझे मैडम, आपकी बुद्धि और साहस की तारीफ किए बिना रहते नहीं बनता है। आपके वाक्य बाणों से घायल होकर युवक इतना नर्म पड़ गए कि वे उत्तर देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। बेचारे सिर खुजलाते हुए चुपचाप उतर कर चले गए। आप शायद कोरापुट जाएंगी, हम भी कोरापुट जा रहे हैं, मेरे भांजे के लिए लड़की देखने। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने फिर अपना भाषण शुरू किया, यह मेरा भांजा वीरेंद्र है, मैं उसका मामा हूँ प्रभु प्रसाद पाड़ी। संक्षेप में पी कहने से सारा मुझे जानता है। हमारी पार्टी अभी सत्ता में है। ये छोकरे यदि ज्यादा कुछ कहते तो मैं ब्रह्मपुर के एस.पी. को मोबाइल से बता देता। अब मेरे दोस्त का बेटा गंजाम का कलेक्टर है, वह सब कुछ संभाल लेता। कोट। फिर उन्होंने अपने भांजे का परिचय कराने के उद्देश्य से लड़की से कहा, मेरा भांजा वीरेंद्र एक बहुत बड़ी स्वेच्छासेवी संस्था की सर्वे करता है। वह संस्था महिलाओं के लिए काम कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अनुदान मिल रहा है। उनके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसे भी उड़ीसा के सारे बुद्धिजीवी अच्छी तरह जानते हैं, यानी एक लेखक के रूप में उसका खूब परिचय है। उसकी लिखी हुई किताब नारी सशक्तिकरण को लेकर साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया है। वह किताब अभी उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रचलित है। उद्धरण चिन्ह। मामा की चापलूसी भरी उक्ति से भांजा वीरेंद्र गर्व के मारे फूले नहीं समाये। युवती की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसके चेहरे की ओर देखकर वीरेंद्र ने एक कुटिल मुस्कान बिखेर दी। इस प्रकार के परिवेश में मामा भांजा दोनों की ट्रेन की यात्रा रसमय हो उठी थी। विजयनगरम स्टेशन में कुछ और यात्री उस साधारण डिब्बे में चढ़े। नए चढ़ने वालों में 3 युवक थे। तीनों युवकों के कंधों पर एक एक बैग लटक रहा था। वे अजीब किस्म के कपड़े लत्ते पहने हुए थे। बाघ की खाल की तरह चुस्त पैंट पहने हुए थे। पहने हुए टी शर्ट में द्विअर्थबोधक अंग्रेजी शब्द लिखे हुए थे। उनके हाव भाव से वे छात्र तो लग नहीं रहे थे। उनमें से पिंटू नामक युवक की आंखों के लेंस में युवती का रूप जैसे ही प्रतिबिंबित हुआ, उसी क्षण वह औरों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगा, अरे बंटी, मिट्टू, यहाँ सीट खाली है, अबे आओ यहाँ बैठते हैं। ऐसा कहते हुए पिंटू युवती के पास सटकर बैठ गया। उद्धरण चिन्ह। दरवाजे के पास खड़े बंटी और मिट्टू फौरन वहां आ पहुंचे। युवकों के इस तरह के अनुप्रवेश और हरकत को देख मामा और भांजा का मन फीका पड़ गया।
उनके बैठने के ढंग से नाराज होकर मामा ने कह दिया, ए बाबुओं, आगे बहुत जगह खाली पड़ी है, यहाँ भीड़ में क्यों बैठ गए? उद्धरण चिन्ह। मामा की बातें सुनकर पिंटू नामक युवक ने गुस्से में आकर कहा, मौसा, अब तुम ज्यादा बकबक मत करो। आजकल उपदेश बड़े सस्ते हो गए हैं, अपने उपदेशों को बेचने के लिए कहीं और जाओ। मौसा, तुम आगे क्यों नहीं जाते, झरोखे के पास बैठोगे, पान की पीक डालने के लिए भी सहूलियत होगी, इसके साथ खुली हवा भी मिलेगी। ऐसा कहते हुए पिंटू आकर बैठ गया मामा के पास। उद्धरण चिन्ह। मामा ने बौखलाते हुए कहा, अरे तुम मेरे सिर पर आकर बैठोगे क्या? उद्धरण चिन्ह। अब की बार पिंटू ने व्यंग्य करते हुए सिनेमा का एक गीत गाकर मामा को, हाय मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। कोट। पिंटू की इस तरह की पैनी व्यंग्य भरी बातों से तनिक लज्जित और अपमानित अनुभव करते हुए मामा जी भांजा वीरेंद्र से सहायता चाहते हुए उसकी ओर देखने लगे, लेकिन उन युवकों को ताकीद करने की हिम्मत वीरेंद्र की हुई नहीं। उन युवकों के बैठ जाने के बाद मामा और भांजा की ट्रेन यात्रा मानो विषमय हो उठी थी। ट्रेन अपनी पारंपरिक गति से आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। कुछ पल नीरवता के साथ बीत जाने के बाद मिट्टू नामक युवक ने युवती को टेढ़ी नजर से निहारते हुए पूछा, आप शायद कोरापुट तक जा रही हैं? युवती ने सुजनता की दृष्टि से उत्तर दिया, हाँ मैं कोरापुट लौट रही हूँ। कोट। युवक ने फिर से पूछा, आप क्या करती हैं? कोट। युवती ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं करती, पुलिस SI इंटरव्यू देने के लिए भुवनेश्वर गई थी। कोट। तीनों युवक एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। उसका अर्थ यह है कि यह युवती अकेली है। फिर भी संदेह दूर करने के लिए उन्होंने फिर एक बार युवती से पूछा, आप क्या इंटरव्यू देने अकेली गई थी? उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र ने युवकों की बातों में दखल देते हुए कहा, लड़कियों का ट्रेन में अकेले यात्रा करना शायद आपको अजीब लगता है। नारी सशक्तिकरण के इस युग में महिलाओं को आप लोग इतना कमजोर क्यों समझते हैं? मैंने अपनी पुस्तक में नारियों की इस नई शक्ति का ही बारीकी से विश्लेषण किया है। उद्धरण चिन्ह। मामा भांजा और इन तीन युवकों में युवती की अकेले ट्रेन यात्रा को लेकर जो विवाद चल रहा था, उससे युवती को तनिक शर्म महसूस हुई। उसके अकेले यात्रा करने के साथ इनका क्या संपर्क है? उसे लेकर इन लोगों में इतना वाद विवाद चल क्यों रहा है? वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। बेटी अकेले ट्रेन में भुवनेश्वर इंटरव्यू देने जाएगी। लड़की के पिताजी इसके लिए राजी नहीं थे। उन्होंने बेटी के साथ भुवनेश्वर आने की जिद की थी, लेकिन बेटी ने पिताजी को समझाते हुए कहा था, हर पल सुरक्षा देने के लिए एक नारी के पास एक पुरुष का रहना क्या निहायत जरूरी है। वह भी पुरुषों की तरह हर परिस्थिति में खुद को ताल मिलाते हुए चल सकती है, हर परेशानी का सामना कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। पिताजी साथ आएंगे। युवती का स्वाभिमान इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बेटी के तर्क से पिताजी चुप हो गए थे। तब तक ट्रेन आंध्र प्रदेश को पार करके रायगढ़ इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। रायगढ़ कोरापुट के जंगल के घाटी रास्ते में सुरंग के बीच ट्रेन के बिगुल की आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी। एक के बाद एक छोटी बड़ी सुरंग, कभी अंधकार तो कभी प्रकाश। युवती को भावना में डूबा हुआ देखकर बंटी ने पूछा, क्या सोच रही हैं आप? अकेली महसूस कर रही हैं क्या? आप अब अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आपको कोई कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मेरे पिताजी एक ऊंचे ओहदे के अफसर हैं। आप जो इंटरव्यू देकर आई हैं, उनकी सिफारिश से उसमें सफल हो सकती हैं। आप ट्रेन से उतरने के बाद हमारे साथ चलिए। स्टेशन के पास हमारा एक होटल है, वहां से मैं अपने पिताजी को फोन करके आपके इंटरव्यू की बात बताऊंगा। आप मेरे साथ चलेंगी न? उद्धरण चिन्ह। युवकों के अजीब प्रस्ताव का कोई उत्तर न देकर युवती चुप रही। इन युवकों के साथ उनका क्या संपर्क है? उन्हें वह तनिक भी न जानती है, न पहचानती है। फिर भी ये युवक उन्हें जोर जबरदस्ती ऐसा प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? युवती ने अपने मनोबल को दृढ़ बनाते हुए उन्हें कहा, थैंक्स फॉर योर प्रपोजल। मैं ट्रेन से उतरकर सीधा घर चली जाऊंगी। उधर पिताजी और चिंतित होकर मेरे लौटने का बात जोह रहे होंगे। कोट। बंटी ने युवती को धार से दिलाते हुए समझाने की कोशिश की, आप एक आधुनिक और स्वाधीन नारी हैं। हर एक बात माँ और पिताजी को बताकर टेंशन देना उचित नहीं होगा। कोट। युवती अब की बार उनकी बातों को महत्व दे बिना ही न सुनने की तरह झरोखे से बाहर की ओर निहारती रही। ये जानकर कि युवती उनकी बातों की उपेक्षा कर रही है, मिट्टू नामक युवक ने कहा, इधर देखिए मैडम, उन अंधेरे से भरे पहाड़ पर्वतों से क्या मिलेगा? आप हमारे साथ होटल चलेंगी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। और दो युवकों ने मिट्टू की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मैडम हमारे साथ जरूर जाएंगी।
न जाएंगी तो हम थोड़े ही छोड़ने वाले हैं। जबरदस्ती ले जाएंगे न। मैडम सिर्फ ऊपर से नाना कर रही हैं, पर अंदर ही अंदर पूरी तरह खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। युवकों के असभ्य आचरण से पूरी तरह भयभीत होकर सहायता की आशा से मामा और भांजा वीरेंद्र के चेहरे को व्याकुल नयनों से निहारने लगी। युवती की व्याकुलता को देखकर मामा और भांजा दोनों ने युवकों से कहा, तुम लोग शरीफ घर के लड़के हो या नक्सल? यदि तुम्हारे साथ होटल जाने के लिए लड़की तैयार नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मामा और भांजा को तीनों युवकों ने लाल आंखें दिखाते हुए कहा, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? ये हम लोगों का अंदरूनी मामला है, तुम इसमें सिर खपाने वाले कौन हो? जान लो कि नतीजा अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक उस समय 2 रेलवे पुलिस के जवान उस डिब्बे से होकर गुजर रहे थे। युवती ने सोचा कि वह युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत करेगी, लेकिन पुलिस को देखते ही बंटी नामक युवक खुशी के मारे कह उठा, अरे नागा मामा तुम। कोट। बड़ी बड़ी मूंछों वाले काले कलूटे पुलिस के जवान ने आप भगत करते हुए कहा, बंटी बाबू तुम इस ट्रेन में, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? बंटी ने फौरन कह दिया, मेरी गर्लफ्रेंड है। कोट। GRP। पुलिस नागा रेड्डी ने अपने साथी पुलिस को बता दिया, ये हमारी कॉलोनी के साधु बाबू के बेटे हैं। कोट। फिर दोनों पुलिसकर्मी बंटी से हाथ मिलाकर डिब्बे की भीड़ में आगे की ओर बढ़ चले। दोनों पुलिसकर्मियों के गायब हो जाने के बाद युवकों की नज़र फिर से युवती पर टिक गई। युवती की बगल में बैठे बंटी नामक युवक ने युवती के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, फ्रेंड तुम इस तरह नाराज क्यों हो रही हो? उद्धरण चिन्ह। बंटी के इस तरह के असामाजिक स्वभाव को देखकर युवती गुस्से में आग बबूला हो उठी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। वह गुस्से में खुद को संभाल नहीं सकी और उसने बंटी के गाल पर एक सख्त चांटा मारा। बौखलाते हुए अपनी जेब से एक धारदार छुरी निकालकर बंटी चिल्लाया, तूने ये क्या किया हरामजादी छोरी? कोट। धारदार छुरी देखकर आसपास के सभी यात्री डर के मारे कांपने लगे। सभी यात्रियों की ओर निगाह दौड़ाते हुए बंटी जोर से चीखने लगा, सभी यहाँ से दूसरी जगह जाते हो या नहीं? मैं कहता हूँ कि जाते हो या नहीं? ऐसा कहते कहते सामने बैठे मामा और भांजे को लाल आंखें दिखाते हुए आंखों में आंखें डालकर भौहों के माध्यम से उस जगह को छोड़कर चले जाने का निर्देश दिया। बंटी की भयानक धमकी से मामा की नेतागिरी और वीरेंद्र की वीरता फीकी पड़ गई। उसी क्षण मामा ने अनुभव किया कि उनके पिछले हिस्से का कपड़ा गीला होने लगा है। मामा और भांजा अपने बैठे हुए जगह से हड़बड़ाते हुए उठकर दूसरी जगह चले गए। उनका पीछा करते हुए दूसरे यात्री भी उस स्थान से एक एक करके अपनी सीट छोड़कर चले गए। सभी यात्रियों के दूसरी जगह चले जाने के बाद 3 युवकों ने मिलकर युवती के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। शहर के बिजली के खंभों पर जलती रोशनी की कतार से युवती ने यह अंदाजा लगा लिया कि जरूर ट्रेन किसी शहर में प्रवेश कर चुकी है। स्टेशन को नजदीक आते देख उसने बड़ी होशियारी से चेन पुलिंग की। घटना की जानकारी लेने के लिए और डिब्बों से यात्री उतरकर उस डिब्बे के आसपास इकट्ठे हो गए। घटना की जांच पड़ताल के लिए GRP पुलिस की एक टोली दौड़ आई। तीनों अभियुक्त युवकों के साथ युवती को पुलिस ले गई GRP थाने में। दूसरी जगह बैठे मामा और भांजा दोनों झरोखे की दरार से घटना का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। FIR दर्ज करने का काम खत्म होने के बाद युवकों को हवालात में बंद करके युवती को छोड़ दिया गया। अब की बार युवती इंजन के पीछे के डिब्बे में चढ़ गई। युवती का ट्रेन में दोबारा लौटना मामा और भांजे को दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि 3 युवकों के साथ युवती को भी GRP पुलिस ने स्टेशन में रोक लिया है। ट्रेन का हॉर्न दोबारा सुनाई पड़ा। इसका अर्थ है कि ट्रेन फिर से यात्रा के लिए तैयार है। आधा घंटा रुक जाने के बाद ट्रेन फिर से अपने तय पथ पर दौड़ने लगी। भोर की ठंड हवा के कारण मामा और भांजा दोनों को नींद आ गई थी। यात्रियों के उतरते समय के शोरगुल से मामा और भांजा की नींद टूटी। मामा और भांजा दोपहर तक कोरापुट स्टेशन में उतरकर लड़की देखने के लिए सीधा पहुंच गए। लड़की के पिता के घर पर लड़की देखने से पहले शिष्टाचार की दृष्टि से चाय नाश्ता परोसा गया। चाय नाश्ते के दौरान ट्रेन यात्रा की अनुभूति का वर्णन करते हुए मामा भांजा ठहाके लगा रहे थे। अंत में कहा कि हम नहीं होते तो उस लड़की का हाल क्या होता। चूंकि पिताजी बेटी के साथ जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए ट्रेन में हुए हादसे के बारे में उसने अपने पिताजी को अब तक कुछ नहीं कहा था। चाय नाश्ता खत्म होने के बाद पिताजी घर के अंदर आए और बेटी से कहा, बेटी तू अब तक तैयार नहीं हुई, वे लड़की देखने आए हैं न? उद्धरण चिन्ह।
बेटी ने कहा, पिताजी, जो मुझे देखने आए हैं उन्हीं के साथ मैं सहयात्री बनकर भुवनेश्वर से कोरापुट लौटा हूँ। ट्रेन में हम लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया है। वे मुझे और ज्यादा क्या देखेंगे। मामा पी बाबू ओडिशा के एक दमदार नेता हैं और वीरेंद्र बाबू एक वीर और साहसी युवक हैं। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। मेरा आत्मविश्वास है कि अब की बार मैं जरूर सफल होंगी। मैं जब तक स्वावलंबी न हो जाऊं तब तक मेरे लिए रिश्ता मत लाइएगा। मैं उन्हें अब डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। मैं ट्रेन में सारी रात बिना सोए लौटी हूँ। मुझे नींद जोर से आ रही है पिताजी। मुझे पूरी तरह विश्राम करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। बेटी की जिद को पिता जानते हैं। इसके अलावा वे यदि ट्रेन में लड़की के हाव भाव और कार्यकलाप का बारीकी से निरीक्षण करके आए हैं, फिर यहाँ देखने के लिए रह क्या गया है। लड़की के पिता लौटकर आए और अतिथियों से इतना ही कहा, जी साहब, मुझे इस बात का पता नहीं था। बीते कल आप लोग मेरी बेटी के साथ एक ही ट्रेन में एक ही जगह भुवनेश्वर से आत्मीयता के साथ बातचीत करके आए हैं। वह ये भी कह रही थी कि मामाजी एक दमदार नेता हैं। हर जिले के हर थाने में उनका काफी प्रभाव है और भांजा वीरेंद्र बाबू भी नारी सशक्तिकरण के एक प्रखर प्रवक्ता हैं। उन्हें इस साल नारी सशक्तिकरण पर लिखी गई पुस्तक के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेरी बेटी कह रही थी कि वीरेंद्र बाबू में एक और अच्छा गुण है। वीरेंद्र बाबू बहुत बड़े साहसी और वीर पुरुष हैं। बड़ी से बड़ी समस्या ने आते पर भी दूसरों को सहायता पहुंचा सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सब जान चुकने के बाद अब लड़की देखने की फॉर्मेलिटी की जरूरत ही क्या है। उद्धरण चिन्ह। पत्नी की आवाज को सुनकर लड़की के पिता घर के अंदर चले गए। मामा और वीरेंद्र बैठने की जगह से उठकर खड़े हो गए और पल भर के लिए एक दूसरे के चेहरे को टुकुर टुकुर निहारते रहे। दोनों के मुंह से एक साथ एक ही आवाज निकल पड़ी, वही लड़की।